इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम टीन्स के सारे प्रॉब्लम्स सामने ला सकें पेरेंट्स के, सो दैट वो अपने इन बच्चों के मसाइल को समझने के लिए डेलिब्रेट एफर्ट्स करें। और किस किस्म की बुक्स आपको पहले पढ़ना पसंद रहा है? पहले तो वो है फैंटेसी की बुक्स, पर्सी जैक्सन, हैरी पॉटर, मेज रनर, हंगर। इस दौर में जबकि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा, तो मेरा ये ओपिनियन बन चुका है कि सेल्फ हेल्प की बुक एक से ज़्यादा नहीं ट्राई करनी चाहिए। मैं तो किसी भी दौर में उसको नहीं। फिर जब मैंने कुरान नहीं भी पढ़ा था, शुरू से मैं रिलीजन में इंटरेस्टेड थी। ये तुम सही नहीं कर रही, इस तरह नहीं होता, उस तरह नहीं होता। इंग्लिश ट्रांसलेशन ली थी कुरान की, तो वो मैं पढ़ती होती थी। तो मुझे इश्यूज़ होते थे हर चीज़ पे। कुरान की आयत पे जो लोग मुझे कह रहे हैं वो मुझे सही नहीं लगता था। दोस्त बनाने में वैसे भी डिफ़िकल्टी होती थी, और फिर मैं इस चीज़ में आ गई थी कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। एक ऐसा वाक़या, मैं तो कहूँगी हर वाक़या जिधर भी दो जेंडर इंटरेक्ट करें, वो हर वाक़या मेरे लिए दुखी ही होता है। इंसान ही नहीं समझती थी। तो फिर बीच में ये हुआ कि फिर मैंने कुछ बुक पढ़ना शुरू की सोबी खाला के साथ। तो फिर मेरे अंदर एम्पैथी डेवलप हो गई। खैर, बच्चों को वैसे भी मैं कभी भी कुछ भी नहीं समझती होती थी, और मुझे पसंद भी कभी भी नहीं थे। सही, यानी शिप्स वगैरह होती हैं, वो जितना भी दूर हो, कोई लाइट शाइट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, डायरेक्शन कुछ नहीं होती, तूफान आ रहा होता है, लेकिन एक वो लाइट तो बीकन, तो उसकी तरह होता है कि आपको कुछ ना कुछ पता होता है कि यार जो भी है आपको एक हल्की सी होप होती है कि मैं फिर भी एट सम पॉइंट में वापस से सही हो सकती हूँ। इश्यूज जिनके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ: फेमिनिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, कलरिज्म, एक्सट्रीमिज्म, क्लाइमेट चेंज। अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इस पॉडकास्ट का हमारा मकसद ये है कि टीनेजर्स शायद एक ऐसा एज ग्रुप है जिसको लोग अडल्ट सीरियस नहीं ले रहे होते हैं, और बच्चों से भी वो ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर पा रहे होते। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम टीन्स के सारे प्रॉब्लम्स और बातों को सामने ला सकें पेरेंट्स के, सो दैट वो अपने इन बच्चों के मसाइल को समझने के लिए डेलिब्रेट एफर्ट्स करें। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल क्या आपकी ज़िंदगी में सबसे इंटरेस्टिंग क्या चल रहा है? आज के लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जो मैं खुद चीज़ें पढ़ रही होती हूँ, एक तो अपनी डिग्री से रिलेटेड भी यूनिवर्सिटी में भी, और जो साथ साथ में चीज़ें अपनी बुक्स वगैरह पढ़ रही होती हूँ, उसमें मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, नया होता है। आपके लिए स्टडीज़ और पढ़ाई ये तो चल रही होती है, आप इसको हमेशा एंजॉय कर रही होती है, इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है जो आजकल के लिहाज से क्योंकि मैं हमेशा सेम चीज़ें तो बचपन से नहीं पढ़ी होती, डिफरेंट ही होती हैं, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो उस वक्त हर वक्त होती हैं। किस किस्म की किताबें पढ़ना आपको पसंद है? अब तो मैंने क्लासिक बुक्स पढ़ना शुरू की हैं, तो मेरे लिए काफ़ी नया है और काफ़ी मुश्किल है, इसलिए। और किस किस्म की बुक्स आपको पहले पढ़ना पसंद रहा है? पहले तो सबसे मेनली जो मुझे पढ़ना पसंद रहा है वो है फैंटेसी की बुक्स, पर्सी जैक्सन, हैरी पॉटर, मेज रनर, हंगर गेम्स, इस टाइप की मेनली, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा obsessed रही हूँ। लेकिन फिर बीच में मैं नॉवेल्स की तरफ आ गई थी और लिटरेरी फिक्शन की तरफ, लेकिन कंटेम्प्रेरी, और अब मैं क्लासिक्स की तरफ आ गई हूँ। ठीक है, तो ये क्या सारे बच्चों का कुछ इससे डिफरेंट भी बच्चों का आपने देखा है? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आपकी दोस्तियाँ ऐसी ही रही हैं जो कि ट्रस्ट सेम होते थे, तो उनकी क्या जर्नी थी? और बाकी बच्चों के बारे में भी थोड़ी सी इंसाइट्स दें जो बच्चे रीडिंग में आते हैं, क्या है और कौन से बच्चे हैं जो रीडिंग की तरफ आते हैं अपनी टीन एज में? और मेरा ख्याल है रीडिंग की तरफ वो बच्चे आते हैं जिनके पास जो वो सब चीज़ें नहीं कर रहे होते जो बाकी बच्चे उनकी एज के कर रहे होते हैं, यानी कि उनके दोस्त भी नहीं होते, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। तो मैं यूजुअली तो लोग इसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि वो आम लोगों की तरह नहीं हो रहे होते, खेल नहीं रहे होते और इन्जॉय नहीं कर रहे होते। तो फिर वो कुछ और ढूंढते हैं करने के लिए। तो यूजुअली उनको ये, अब तो फ़ोन ही ज़्यादा फर्स्ट वो होता है, लेकिन जब मैं छोटी थी, मैंने स्टार्ट की थी, तब फ़ोन्स नहीं होते थे इस तरह। तो फिर फ़ोन भी नहीं था और खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, और दोस्त भी इतने नहीं थे तब, बार बार चेंज हो जाते थे जगह। ये सारे बच्चों में क्या ये हैबिट रही है? क्योंकि
रीडिंग को आमतौर पर पेरेंट्स ज़ाहिर है पसंद तो बहुत करते हैं कि बच्चा रीडिंग कर रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, ये इस तरह की चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि इसकी रीज़न बच्चों में लाजमन यही है कि बच्चों को सोशलाइज नहीं जिनको करने दिया जाता वो रीडिंग की तरफ आते हैं, या कोई और भी नहीं, रीजंस आपके ख्याल में होंगे? सिर्फ ये तो नहीं है, हम्म सिर्फ वो नहीं है। ऑब्वियसली जिनकी या तो इन्वायरमेंट में ऐसा है तो हो सकता है वो उनकी बाकी सारी चीज़ें भी फुलफिल्ड हों और साथ वो रीडिंग भी कर रहे हों, या फिर उनको कोई भी वजह हो सकती है, स्टोरीज ठीक में है। इंटरेस्ट हो, उनका पढ़ाई के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो, हम्म या कुछ भी इस तरह का। राइट, ठीक है। अच्छा, आजकल आप क्या समझती हो कि बच्चों को अब इस दौर में भी क्या रीडिंग की तरफ बच्चों को लेकर जाना, क्योंकि आपने रीडिंग से आपने बहुत ज़्यादा सीखा है और रीडिंग से आपने लाइफ और सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हासिल किए हैं। आप क्या समझती हो कि अभी भी इस वक्त भी हम पेरेंट्स को टीन्स के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए कि उन्हें किताबों की तरफ लेकर जाएं, पढ़ें, रीडिंग करें, या क्या कहती हो आप? हाँ, मुझे लगता है ये रिप्लेस नहीं हो सकती, अभी भी मुझे ये लगता है। लेकिन कहते हैं अब किताबें ख़त्म हो गई हैं, मोबाइल सब सिखा रहे हैं, क्या ज़रूरत रह गई है किताबों की? तो फिर मोबाइल सब सिखा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, थोड़ा सा और अगर वर्चुअल लाइब्रेरीज वगैरह मौजूद हैं, आर्टिकल्स वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, तो वो सभी रीडिंग में ही आता है। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में आप कोई किताब लेके पढ़े हों या पूरी किताब पढ़े यानी हों। उससे बुक रीडिंग में और ऑनलाइन जो आप रीडिंग वगैरह करते हैं, आपको लगता है कि सेम स्किल्स पैदा होते हैं? क्यों नहीं, ज़रूर। मेरा नहीं ख्याल उसको रीडिंग को कन्फाइन कर देना चाहिए कि बस एक ही तरह की बुक्स होनी चाहिए, या एक ही कोई बहुत ही सीरियस बुक्स होनी चाहिए। अगर नेचुरली कोई अपनी पाथ पे है तो वो ज़रूर जाएगा आगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्टक ही रहते हैं हमेशा, तो शायद फिर उसमें से वो नहीं ले रहे होते जो उनको लेना चाहिए, या फिर वो उसकी किसी एक ही पार्ट को एंजॉय बस करते रहते हैं। प्लेजर सेंटर्ड बन जाते हैं। जितना मैं आपको जानती हूँ आपने रीडिंग से काफ़ी सीखा है हर अगले लेवल पे, तो ये रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए क्या टिप्स देंगे आप टीन एजर्स को स्पेशली, और दूसरे बाकी रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना क्या मतलब? रीडिंग वाकई आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करे पॉजिटिवली। आप कभी भी अपने आप को ना फोर्स ना करें रीडिंग के लिए, कि आपको किसी ने रिकमेंड किया ये बहुत अच्छी बुक है या यही बुक है पढ़ने के काबिल, या अगर उसमें काफ़ी हैवी कंटेंट है यानी कि, तो फिर आप अपने आप को फोर्स ना करें वो पढ़ने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए। ठीक है। या कोई चीज़ें वो बहुत कोई रिकमेंड कर रहा है लेकिन आप वो पढ़े भी हैं, आपको समझ नहीं आ रही इसमें ऐसा क्या है जो सब लोग पढ़ रहे हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बुरी चीज़ हो सकती है, वो आपसे या तो वो इस लेवल की नहीं है, या तो अभी आप उस लेवल के नहीं है, तो आप वो चीज़ ढूंढें जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि फ़िलहाल आप उसी स्टेज पे। तो कोर्स एंड करिकुलम और इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसमें मैंने ये पढ़ा है कि बच्चों को हमेशा नीड बेस्ड ही स्टडीज़ करवाएं। इवन वो मैं तो अपना उससे बता रही हूँ कि पहले मुझे ये होता था कि मैंने बस बुक ख़त्म करनी है, वो करना है, उससे बीच में मैं इस चीज़ से इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। फिर मैंने बाकी सारी बुक्स छोड़ दी, फिर मेरे लिए वो एक प्रॉब्लम थोड़ी बनती जा रही थी कि बस मुझे मज़ा नहीं भी आ रहा तो मैं वो ख़त्म करूँ। तो उसके साथ अपना रिलेशनशिप आप अच्छा रखें, तभी ऑब्वियसली वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। तो बस। अच्छा, और ये एक आम चीज़ देखी है मैंने बाज़ों का देखा कि बाज़ ख़वातीन आंटीज़, आपने कहा पर्सी जैक्सन हैरी पॉटर वगैरह पढ़ती थी, फिक्शन पढ़ती थी, तो वो लेकिन इससे ओवर नहीं होते सारी ज़िंदगी। वो अगर डाइजेस्ट मैगज़ीन पढ़ें तो वो कॉन्स्टेंटली वही थ्रू आउट वो पढ़ते जा रहे हैं। ये क्या है? मैं तो जब इसे मैं अभी भी चाहती हूँ कि मैं उसको एंजॉय करूँ, क्योंकि वो यानी मैं चाहती हूँ फीलिंग्स मैं दोबारा एक्सपीरियंस करूँ। लेकिन जब वो मैंने एक सीरीज़ पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, मुझे बहुत मज़ा आता था, फिर अगली मैंने पढ़ी तो फिर मुझे उसमें ना एक पैटर्न नज़र आना शुरू हो गया, और फिर मैं प्रेडिक्ट कर लेती थी कि अब ये होगा या अब वो होगा, और अब मुझे एक जैसे कैरेक्टर्स कैटेगराइज होने शुरू हो गए थे, एक जैसी स्टोरीज, ये वो है, तो वो सारी बस एक दूसरे की डिफरेंट मिक्स एंड मैच लगना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने चेंज किया। सेल्फ हेल्प में भी जब मैंने पढ़ना शुरू किया था नॉन फिक्शन में, तब भी मेरे साथ ये हुआ था। शुरू में मैंने कहा कि बहुत माइंड चेंजिंग है, बहुत माइंड ब्लोइंग है, लाइफ चेंजिंग है, यानी बात लाइफ चेंजिंग है, मेरी लाइफ चेंज हो या ना हो। लेकिन जब फिर मैंने 2-3 वो भी पढ़ी तो मैंने देखा कि इनमें भी तकरीबन वही जनरल विजडम की वही सेम कुछ बात थी। ठीक है। आज के दौर में, इस दौर में जबकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा, तो मेरा ये ओपिनियन बन चुका है कि सेल्फ हेल्प की बुक एक से ज़्यादा नहीं ट्राई करनी चाहिए। मैं तो किसी भी दौर में उसको नहीं, मेरा ख्याल है कि एक मैक्सिमम बहुत है, एक का एक चैप्टर भी बहुत है, मेरा तो ख्याल है। राइट। अच्छा, तो दिस इज़ माय ओपिनियन। सो मैं आपसे ये कहूँगी कि लोग तो बड़े सेल्फ हेल्प की बुक से फ़ैन हैं और बड़ा वो भी बता उसको लेके बड़ा एक
वैल्यू के तौर दूसरा पर तो होते हैं। एक ये भी चीज़ है इसमें कि शायद ही समझ में ना सकें सुनने वाले कि वाई वी आर कंडेमिंग सच स्टडीज ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स। आप अपना पॉइंट दे दो मैं देती इसके हूँ। हवाले से, और मैं अपना पॉइंट भी देती एक तो वैसे ही सब लोग एक वैसी चीज़ है कि फ़िक्शन को नॉन फिक्शन के अंडर ही रखते होते हैं, जैसे कि वो स्टोरीज़ को हमेशा नॉन फिक्शन से कम ही समझा जाता होता है। इस सेंस में इंटेलेक्चुअल जब लोग होते हैं, समझते हैं अपने आप को, तब वो करती नहीं है, वो हेल्प नहीं करती किसी को। वो इसलिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अब वो जिस तरह आपने कहा कि इस दौर में उनमें कोई ऐसी बात होती नहीं है जो हमने किसी न किसी मोटिवेशनल रील में, किसी न किसी मोटिवेशनल लेक्चर में, कहीं स्कूल यूनिवर्सिटी के सेमिनार्स में ना सुनी हो, या उसके कोई बेहतर फ्रेज्ड वर्जन ना हो। बस यही होता है उसमें। पूरी बुक्स में ये होता है कि वो आपको डायग्नोज कर रहे होते हैं बिहेवियर्स, ये, लेकिन उसमें इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें होती नहीं है। कुछ में होती भी हैं तो हम कहते हैं कि इसको, हम लोग पढ़ते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, यार ये कितनी अच्छी मैकेनिज्म है अपने आप को बेहतर करने का, इस बंदे ने कितना अच्छा किया, ये अगर मैं करूँ अब मुझे समझ आई मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, अच्छा तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो अब मैं ये करूँगा तो ये होगा। ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया, उसकी अगले बंदे की स्टोरी को, उसकी इंटेलेक्ट को, उसकी स्ट्रैटेजी को, जिससे उसने अपने आप को बेहतर किया है, वो उसने लिखी और आपने उसको अप्रिशिएट किया और आपने कहा ये तो बहुत अच्छी है यार, ये तो मुझे बहुत अच्छी कमाल की बात समझ में आ गई है, और आपने उसको भी बस समझ लिया, आपने अपने इंटेलेक्ट में, अपने इंटेलेक्ट में नहीं, अपनी इन्फॉर्मेशन में इंक्रीज़ कर लिया, उसको अप्रिशिएट कर दिया उसकी इंटेलेक्ट को और उसकी स्टोरी को, और बुक ख़त्म और बात ख़त्म और आपका मसला उधर ही है बात उधर ही, सॉरी, और आपका मसला उधर ही है। तो जिस तरह जिसने वो बुक लिखी है वो लोग तो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, वो लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के नहीं बेहतर हुए होते, उन्होंने काम किया होता है, अपनी चीज़ों में वर्क किया होता है। तो हाँ, वो प्रैक्टिस में वो प्रैक्टिस में ज़्यादा होते हैं। तो आप भी जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट तभी आएंगे जब आप अपने इश्यूज़ के ऊपर काम करेंगे, खुद करना चाहेंगे बल्कि। राइट। और मेरा तो वही सिंपल सा ओपिनियन है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की वजह से कि इन्फॉर्मेशन आपको चेंज नहीं कर सकती, बल्कि आपको डेवलप करना पड़ता है खुद को। आप आज आपने ये स्टेप लिया, फिर उसके बाद क्या रिजल्ट्स आए, क्या परफॉर्मेंस आपकी हुई, अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, ना कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लें और कामयाब लोगों की कहानियाँ पढ़ लें। समटाइम्स ये चीज़ें तो डिप्रेशन भी पैदा कर देती हैं और आपकी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म भी कर देती है। हाँ, मेरे साथ यही हुआ था जब मैंने वो 10 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ली थी एक साल में, मैं फुल ऑन डिप्रेस्ड हो गई थी। सही। सो ये बताएं कि टीन्स को सोशली क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? टीन्स को सोशली क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो बहुत ट्रांजिशन कर रहे होते हैं फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट। तो वो ना चाइल्ड होते हैं ना एडल्ट होते हैं, और जब वो बच्चे होते हैं तो कोई उनको इतना सीरियस नहीं लेता, या फिर सीरियस लेता भी है तो उनके ऊपर कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, या वो ख़ुद भी इतने हर चीज़ को सोच नहीं रहे होते, लेकिन एकदम से वो फिर इन हो जाते हैं और सोशल काफ़ी कम रही। सोशली इनएक्टिव होने के आपको क्या नुकसानात देखने पड़े? मुझे इसके बहुत सारे नुकसान देखने पड़े, ठीक है जिसमें ये चीज़ें थी कि जब बाकी सब लोग बाहर थे और वो बाकी इंसानों के साथ थे और वो डिफरेंट चीज़ें लर्न कर रहे थे और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कर रहे थे, उस टाइम पे मैं बुक्स पढ़ रही थी। किस किस्म के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कर रहे थे? ये कह रहे थे कि वो देख रहे थे कि हम वो सोशल सिचुएशंस में रिएक्ट करना सीख रहे थे, वो जो डिफरेंट लोगों के बिहेवियर्स ऑन ग्राउंड सीख रहे थे। हाँ, कोई के साथ डील करना सीख रहे थे। अगर कोई वीक बंदा है तो क्या वो उसको डोमिनेट कर देंगे या वो क्या करेंगे उसके साथ, अगर उसके ऊपर कुछ आ गया तो वो क्या करेंगे, वो अपनी वो किसी न किसी लेवल पे अपनी पूरी एक सीवी बना रहे थे या एक्सपीरियंसेस ले रहे थे। अब वो सीखते अच्छा ये चीज़ मेरे लिए है, ये नहीं है, इस तरह के लोग मुझे पसंद है, जब ये होता तो मैं ये करती हूँ, जब वो होता तो मैं वो करती हूँ, और डिफरेंट चीज़ें वो अपने आप के बारे में लर्न कर रहे थे। ठीक है, तो जो वो सीख रहे थे यानी कि उनकी नॉलेज और उनका प्रैक्टिकल लाइफ कम्प्लीटली बैलेंस थी। लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं हो रहा था। मेरे क्योंकि एक तो दोस्त बनाने में वैसे भी डिफ़िकल्टी होती थी, और फिर मैं इस चीज़ में आ गई थी कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, और मैं रहना चाहती थी भी, और यानी आधी कंपल्शन भी थी और आधी एंजॉयमेंट भी थी, तो वो मिक्स एंड मैच करके इस तरह बने था। और फिर जब दोस्त बनते थे या मैं बनाती थी, कोशिश करती थी, तो फिर जगह चेंज हो जाती थी और वही मसला दोबारा से हो जाता था पोस्टिंग की वजह से। तो
आप लोगों को आपको फेसेस का या ड्रेसिंग्स का, मेकअप्स का, इन चीज़ों का नहीं पता चलता था। हाँ, तो मुझे नज़र नहीं आती थी चीज़ें कि किसी ने क्या पहना आप हुआ है। इसमें इस फिनोमेना को बताएंगे, उसमें लोग यकीन नहीं करते, बहुत सारे लोग कर ही नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है किसी को कपड़े ना देखे हों, ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा नजर ना आया हो। मैं जो कि खुद फर्स्ट ईयर में मेरी कॉलेज में जब हम आए तो मेरी फ्रेंड नाराज़ होगी जो मेरी पहले से थी, तो 1 साल ऑलमोस्ट मैंने अकेले गुजारा। तो उस टाइम पे मैं भी अकेली अपने अपने साथ ही रहती थी, लेकिन ज़ाहिर फ्रेंड बनाने में जो सारों को डिफ़िकल्टी होती है वो तो थी। तो मुझे भी उस टाइम के बाद से लेके आखिर अपने मास्टर्स तक कभी लोग इधर दाएं बाएं के नज़र नहीं आए थे, नोटिस ही नहीं किए थे मैंने। नोटिस बस होते ही एक थे। बंदा जो मेरे फोकस में है या दोस्ती है जिससे बस वही नज़र आ रहा है। क्या आपको दोस्त भी नहीं नज़र आते थे, क्या है ये चीज़? नहीं, ऐसे ये था कि मैं जो चीज़ मुझे जहन में होता था कि मैंने देखनी है या फिर जिसके ऊपर मैं फोकस अपना कॉन्शियसली सोचती थी, वही चीज़ मुझे मतलब बस नज़र आती थी। बाकी चीज़ें जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं है वो सामने भी होगी तो मुझे नज़र नहीं आई। या फिर मेरी दोस्तें थी तो हम कहीं से निकले हैं, कुछ किया है, तो वो कहती थी कि तुमने वो देखा कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कोई फिजिकल चीज़ हो, कोई देखने वाली चीज़ हो या कोई कपड़े हों या कुछ भी ऐसे। तो मैं सोची थी, मेरे जहन में कहीं होता ही नहीं था, या मैंने वो चीज़ कोई मेजर चीज़ नोटिस ही नहीं की होती थी जिसके बारे में जैसे मतलब बाहर निकले हैं सब बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है। सही। उसी सिचुएशन में रहते हुए वहीं सबके साथ बैठे होते हुए। तो जैसे 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 वो ये कि जैसे आपकी एक 5 सेंसेस में से सेंस ही कट चुकी हुई है और आप जैसे या तो अंधे हैं या तो आप कुछ बोल नहीं सकते। यार ये काट देना बहुत ओवर हो गया। सही। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा, तो घर में आपका कैसा रवैया रहता है और रहा, और सिबलिंग्स इंटरेक्शन कैसा है आपका? सिबलिंग्स इंटरेक्शन मेरा बहुत बुरा रहा शुरू से, कि मुझे अपने सिबलिंग्स पसंद ही नहीं थे शुरू से। सच में मुझे उनसे हमेशा से, यानी कि मैं उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो ये कहाँ ये कि मैं उनके साथ कोई रिलेशनशिप बनाती यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाती। तो मैंने उनके साथ शुरू से यही किया कि बस जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो लॉ हम अभी यूज़ करते हैं वो ब्रिटिश लॉ है, जो कि यहाँ के इंडियंस को मैनेज करने के लिए बनाया गया था, मिनिमम एफर्ट के साथ, ना कि उनको जस्टिस दिलाने के लिए। और हमने अपना नहीं बनाया ज़्यादा बेहतर, या अपना इंडिजिनियस लॉ नहीं बनाया अभी तक, हम उसको ही बस मॉडिफाई करके चलाते जा रहे हैं। तो मैं भी बस ये करती थी कि जितनी मिनिमम इंटरेक्शन के साथ मुझे जो उनसे चाहिए या जितना मैं उनको साइड पे कर सकती हूँ वो मैं बस करती थी। और उसमें वो मोस्टली वो नेगेटिव ही होता था, इम्पैक्ट, रिलेशनशिप, बातें, लड़ाइयाँ, सब कुछ। अच्छा, सिबलिंग्स के साथ इस तरह का इंटरेक्शन शुरू में। अच्छा, शुरू में इस तरह का इंटरेक्शन था। और उसी टाइम पर बाहर क्लास फेलोज के साथ आप कैसी थी? क्लास फेलोज के साथ मैं थी ही नहीं ज़्यादातर, यानी कि मैं उनसे भी बस ज़्यादा अकेली बैठी होती थी। मेरी दोस्तें जब बन जाती थी एंड तक, कहीं ना कहीं बन जाती थी, तो उनके साथ मैं सही थी, उनके साथ मैं काफ़ी डिफरेंट ऑपोजिट थी तकरीबन। लेकिन उनके साथ में उनके साथ भी उनको भी इश्यूज थे ऑब्वियसली, क्योंकि अंदर से तो मैं वैसी थी। तो आपने पहले कहा ना बाकी बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ तो मैं होती ही नहीं थी, यानी मेरा मेन इंटरेक्शन और फोकस भी उनके साथ होता था जो मेरे दोस्त हों। बाकी उनके साथ तो सलाम दुआ भी मेरी कम ही होती थी। या फिर अब मैं बाकी सारे पिछले स्टेशन पे याद करती हूँ तो मुझे याद भी नहीं आता कोई क्लास फेलो। और मेन दोस्तें जो मेरी थी ना, 1-2 मलाइका नायाब, ये वो, इन लोगों के अलावा तो मुझे अपनी उन दोस्तों का भी नहीं नाम भी नहीं याद आता। और पर्सनैलिटी वगैरह तो बिल्कुल, शक्ल तो एग्जिस्ट भी नहीं करती और कुछ भी नहीं, तो वो बिल्कुल, यानी उनका डाटा मैंने इतना लिया ही नहीं कि यानी कि याद रहने की बात नहीं है, वो लिया ही नहीं मैंने कभी। अब मैं ये सोचती हूँ एब्स्ट्रैक्शंस में वो चीज़ ही नहीं थी। हाँ, लेकिन जिनका जो मेरी दोस्तें थी उनके बारे में सब डिटेल्स, वाक़यात, चीज़ें, वो मुझे सब कुछ याद है काफ़ी हद तक। और उनके साथ मैं काफ़ी डिफरेंट थी, और नॉन जजमेंटल, अकोमोडेटिंग और फ्रेंडली, ये वो, लेकिन और पेशेंट, लेकिन बहन भाइयों के साथ में कंप्लीट ऑपोजिट थी। सही। और अब बहन भाइयों के साथ कैसी हैं? अब बहन भाइयों के साथ डिफरेंट हूँ काफ़ी, या ऑन द वे हूँ, और टू बी मच बेटर। अगर कंपेयर करें, अगर कंपैरिजन हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में।
लेकिन अगर जहाँ तक मैं होना चाहती हूँ वहाँ तक तो ऑब्वियसली नहीं। बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप बनाने में या बेहतरी की तरफ जाने में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा किरदार किस चीज़ का है? कि मुझे लगता है कि जो मेरी जिन जिन चीज़ों में भी अगर थोड़ी सी भी ग्रोथ हुई है ना, तो उनमें जिस चीज़ ने जो पहले से थी हल्की सी, वो ये थी कि मुझे इस बात से प्रॉब्लम होती थी कि मैं अपनी हर बात को ना मतलब जहन में कम से कम जस्टिफाई ज़रूर करती थी। यानी मेरे जहन में ये था कि जो अगर मैं तब गलत भी कर रही होती थी तब मुझे सही लगता था। तो जब मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि गलत है तो फिर मेरे से ये बात एक्सेप्ट नहीं होती कि मतलब मैं गलत हूँ और करती रहूँ और इस पर यानी कि टिकी रहूँ और इसे डिफेंड करती रहूँ। तो पहले तो मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं थी इस बारे में। अच्छा, ठीक है, वो इस सेंस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में इस चीज़ को कह रही हूँ कि मैं उन लोगों को ना इतना बहुत ज़्यादा क्रूड हो जाएगा कि इंसान ही नहीं समझती थी। फिर बीच में ये हुआ कि फिर मैंने कुछ बुक स्टार्ट पढ़ना शुरू की सोबी खाला के साथ। तो फिर मेरे अंदर एम्पैथी डेवलप हो गई। मजाक कर रही हूँ। तो खैर बच्चों को वैसे भी मैं कभी भी कुछ भी नहीं समझती होती थी और मुझे पसंद भी कभी भी नहीं थे। सही, ठीक है। तो बहन भाइयों के साथ भी मेरा सेम ही था। तो तब मुझे जब मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, उस बुक का नाम भी ये था कंसिडरिंग चिल्ड्रन, और उसमें भी मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जिनसे लिटरली माई माइंड वॉज ब्लोन। और उसमें कहीं भी सेल्फ हेल्प नहीं थी। और वो एक तो उसमें सेल्फ हेल्प नहीं थी, दूसरा वो मैं नहीं पढ़ रही थी अपने लिए। ठीक है, वो मेरा मसला था ही नहीं, उसमें मैं मेन कैरेक्टर नहीं थी। तो वो मैंने पढ़नी नहीं थी, वो सोबी खाला ने पढ़नी थी अपने लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। तो उनने उसमें वो मेरे साथ पढ़ी और मुझे कुछ चीज़ों में हेल्प वगैरह ली। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो जाती थी ना, जो उसमें थे। और वो इस तरह नहीं था जिस तरह मैं बुक्स पढ़ती थी। एक और चीज़, मैं बुक्स अब मैं इस तरह नहीं पढ़ती, अब तो मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। अब तो मैं एक एक पेज पढ़ती हूँ, फिर सोचती हूँ, फिर आगे जाती हूँ। तो मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई है, यानी कि आगे जाने की। लेकिन पहले मैं इस तरह बुक पढ़ती थी कि मैंने अब बुक ली है और ख़त्म करके उठी हूँ, ली है, और बीच में अगर मैंने कुछ और कर भी रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है जब तक मैं वापस से ख़त्म ना करूँ। तो इस तरह, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नॉवेल्स पढ़ती थी, तो फिर मैंने जब सेल्फ हेल्प वगैरह भी पढ़ी ना, तो क्या पता उसको कुछ फ़ायदा हो जाता अगर मैं उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करती। लेकिन मैं उसको भी बस ऐसे ख़त्म करके और समझ के और अप्रिशिएट करके और टेक्सचुअली उसका मैं क्या कहते हैं, मज़े लेके और मज़े और नशे लेके मैं आगे अगली पे चली जाती थी। तो मुझे लगता था ये भी नॉवल ही है, इसमें मैं कहीं भी मेन कैरेक्टर नहीं थी। ठीक है, इस बुक में चिल्ड्रन को पढ़ते हुए, और उसमें कभी ये नहीं था कि अब मैं पढ़ के अगली सेंटेंस पे चली जाऊँ और अगले पे। इस सोबी खाला तब जो दो बहुत मेन फैक्टर्स थे कि मुझे कुछ समझाना नहीं आता था, सोशलाइजेशन वाली बात। मुझे मेरा एक्सप्रेशन अभी भी नहीं क्लियर, पहले तो एक्सप्रेशन ही नहीं था मेरा। मुझे तो बहुत मुश्किल होती थी। तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना नहीं आता था। और सोबी खाला को वैसे भी चीज़ को डेप्थ तक समझना होता था। तो वो बहुत ज़्यादा ना एक स्किल इशू था और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं किया बीच में कि चलो छोड़ो, मैं किसी और से पढ़ लेती हूँ, मैं छोड़ कर लेती हूँ। तो उससे मेरा दो चीज़ें बहुत डेवलप हुई, एक तो एक्सप्रेशन वगैरह, और साथ साथ ये था कि एक सेंटेंस के ऊपर मैं कह सकती हूँ कि घंटे। ठीक है, और बल्कि मैं तो कह सकती हूँ एक फ्रेज़ के ऊपर भी। ठीक है, क्योंकि पहले हमने एक चैप्टर पढ़ना था, सिर्फ एक चैप्टर ही मिला था। एक चैप्टर आई थिंक 7 या 11 था। दिए थे सर ने, 8 चैप्टर था शायद, डॉगमा ऑफ नो डॉगमा। यस, मुझे याद है ये हुआ था। तो हम एक सेंटेंस पढ़ते थे। अब सोबी खाला मैं बस कहती थी कि बस ये इस तरह है। वो कहती थी कि नहीं इस तरह क्यों है, कैसे है, ये है, वो है। तो मैं एग्जांपल्स देने के लिए अपने दिमाग को कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन डालती थी उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली वो कह सकते हैं कि मैं अपने लिए नहीं कर रही थी, लेकिन वो एक रिफ्लेक्शन, और उसको ऑब्वियसली जब आप इस लेवल पे हर चीज़ के बारे में सोचेंगे तो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हो ही गई। शुरू में अनकॉन्शियसली, फिर बाद में ऑब्वियसली कॉन्शियसली। आपकी कंस्ट्रक्शंस बदलनी शुरू हो गई। इस लेवल के ऊपर मैंने हर सेंटेंस के ऊपर गौर किया किसी और वजह से, कि मेरी S1 चेंज हो गया, या फिर मेरी लिटरली इंटरनल बिलीव्स ही चेंज हो गई। और वो इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, और वो मेरा हिस्सा भी बन गई, और वो थी भी कंसिडरिंग चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। और इसमें मुझे लगता है एक और वो जो चीज़ आई होगी ना, कि जब एग्जांपल्स को डिस्कस करते ऐसा हुआ होगा कि आप एक पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई करें, और फिर आप उसमें देखते हैं कि सिर्फ
मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और चिल्ड्रन कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये और वो और वो और वो, और फिर जब साथ उसको आप अपने आप का कंपेयर करते हैं हाँ तो कहीं ना कहीं काफ़ी रिफ्लेक्शन का बहुत रिफ्लेक्शन की बहुत कंटेंट था मेरे पास। तो ये मोटिवेशन बनी आपके सारे सिबलिंग्स के, वहाँ से आपका तब interaction मैं नहीं कहूँगी वर्क शुरू हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में तब मेरी फीलिंग्स बहुत चेंज होना शुरू की थी ओवरऑल चिल्ड्रन या ओवरऑल ह्यूमैनिटी के बारे में। चिल्ड्रन के साथ तो मैं बुरी इसलिए थी क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट तो मैं इंसानों को भी नहीं समझती थी। अच्छा तो कह सकते कि कह सकते हैं कि ये एम्पैथी के साथ मेरी इंसानियत भी डेवलप उसी वक्त हुई सच में। तो अच्छा, मुझे आपने पहले तो कभी नहीं ये बताया कि इस बुक के साथ इतना, मतलब मुझे खुद तो बहुत ज़्यादा पता चलता है कि नहीं मुझे तो पता है, मुझे तो ये बात पता है। हाँ, डिस्कशन ही कभी इस बारे में नहीं हुई पहले इससे। तो खैर इवॉल्विंग सेल्फ हो गया, इवॉल्विंग सेल्फ। हाँ, मैं तो कहूँगी पहले फिर फीलिंग में चेंज आना शुरू हुआ मुझे, और फिर एक्शंस तो बहुत आहिस्ता एक्शंस बहुत आहिस्ता। मैं कहूँगी फीलिंग में तो उसके मुकाबले में जल्दी आना शुरू हुआ। मैं जब उनको इंसानों को इम्पोर्टेंट समझना शुरू कर दिया और क्यों, और वो मतलब ये नहीं कि मैंने उसको कहीं पढ़ा था, वो बस मेरे अंदर आ गई चीज़, ठीक है। और फिर हमने पूरी बुक ही पढ़ ली थी, और क्योंकि वो ये भी नहीं था कि एक ही दिन में, 2 हफ्ते में, 3 महीने में, नहीं, साल कह लें। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें फिर बीच बीच में और थी, डिस्कशंस थी, और यानी वो एक पूरा प्रोसेस था। एग्जैक्टली ये है। ये मैं हाशिर हमारे पास आए थे पिछले पॉडकास्ट में तो हाशिर जन से वो भी सेल्फ हेल्प की किताबों के सफ़र में बहुत आगे थे उस वक्त। अभी अगर मैं बताऊं तो पॉडकास्ट जो भी आया जब रिकॉर्ड हुआ या जब भी हो रहा है, लेकिन इस दिस पॉइंट इन टाइम हाशिर उस लेवल पे है जिस पे मैं थी। उसने अभी रिसेंटली सेल्फ उसको पैसे उसने अर्न किए कहीं से, और फिर मेरे लिए, और फिर उसने उन सब की सेल्फ हेल्प बुक्स मंगवाई। 4-5-6,000 की उसने सारी की सारी सेल्फ हेल्प बुक्स मंगवा ली। मैंने उसे कहा तो ऑब्वियसली वो तो नहीं, लेकिन मैं सोची थी अभी तो इसको जिस तरह इन्फॉर्मेशन का सेल्फ हेल्प बुक्स का असर नहीं होता है, अब मैं उसको बोल दूँ हाँ जी सेल्फ हेल्प बुक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, इस बात का कोई असर नहीं, ना इस बात की कोई ज़रूरत है। तो वो अभी उस चीज़ पे है, हालांकि वो रीडर नहीं था, लेकिन वो उसके अंदर से रीडर एक निकल आया है। अब वो प्रॉपर रीडर बन चुका है। रीडिंग स्किल्स एनहांस हो जाएंगी, इसलिए फायदा हो जाएगा। तो वो अभी फुल ऑन सेल्फ हेल्प वाले स्टेज में। बच्चों को आई गेस ये लगता है शायद इसने हेल्प नहीं किया, शायद ये मेरे लिए काम नहीं किया, तो चलो बगली पढ़ते हैं अब। हाँ, है ना। अच्छा, वो एटॉमिक हैबिट्स एंड कंपाउंड इफेक्ट एंड डीप एंड पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड दिस एंड दैट पे। और वो ये कहता है कि जो तुम्हारे पास सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो इसलिए तुम इनके खिलाफ हो क्योंकि वो बिल्कुल बकवास हैं सारी। अच्छा। तो उसने ये सारी वो मंगवाई हैं जो मेरे पास नहीं है। अच्छा। और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा है पहले से। ये रिक्लेम योर हार्ट नहीं, मैं नहीं कहूँगी। अच्छा। हाँ, सेल्फ हेल्प बुक से ज़्यादा तो मैं कहूँगी इन्फॉर्मेटिव बुक्स, कोई इंसाइक्लोपीडिया, कोई जिस तरह मुझे कहती कोई एरोप्लेन्स की मैनेजमेंट सफाई की कोई मैनुअल हो, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। क्या पता आपको कभी ज़रूरत पड़ जाएगी, ऐसी सिचुएशन आ जाए। सेल्फ हेल्प बुक्स तो उससे भी नीचे हैं। So this is your journey and this is still going on towards betterment. वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह देखते हैं और वो क्या कहते हैं, क्या वो ये मानते हैं या अभी भी नहीं मानते बहन भाई? कुछ हाशिर से मैंने इस तरह के सवालात किए थे। पता नहीं उसने क्या बोला है, पता चले सारी स्टोरी ऑपोजिट है। तो ये सवालात किए थे कि आपका सबसे अच्छा रिलेशनशिप किस बहन भाई से है, ठीक है, बिया के साथ। 2 ही बहन भाई हैं ज़ाहिर, तो उनमें किसके साथ सबसे अच्छा है? अच्छा, अब तो मेरा बिया के साथ है, हाशिर के साथ अभी इन प्रोग्रेस है, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली मैंने एक साथ किया भी नहीं, मैंने एक करके किया। पहले मैंने बिया के साथ एज अ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसमें 3-4 साल का लिटरली असल में। सही है। और हाशिर वाला बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट वो तभी से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। लेकिन इसमें प्रोग्रेस अभी तक 0.5% होगी, ठीक है। लेकिन अबिया के साथ भी बहुत टाइम लगा था ऑब्वियसली। और वो सब यही कहते हैं, मतलब वो यही कहते हैं ये कि हमें कुछ भी नहीं समझती थी, बहुत बड़े लड़ाइयाँ करती थी, उनकी आपस में थी ये। अब मैंने अपने आप को बिल्कुल ही विलन खैर बता दिया, लेकिन चले खैर सच है। तो उनकी फिर वो थी जिस तरह आपस में उनकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी इस सारे टाइम में। असल में वो लोग गेम्स में भी इकट्ठे होते थे, लेकिन अब नहीं होती थी। और वो लोग रीडिंग में नहीं थे, वो गेम्स में खेलने वाले, बाहर खेलने वाले। हाँ, वही ना।
तो मैंने मैंने कहा आप कह रही है ना, आप इस बात से घबराए ना कि आप विलन कर दिए, अभी तो जिस तरफ चल रहा है सिलसिला बेहतरी की तरफ चल रहा है, तो इट्स ओके, हाँ पास जैसा भी हो। हाँ, तो एक्चुअली बहुत लोग अब इतना तो बहुत घबरा बेहतर ही जाते हैं ना कि चल अपने रहा है। बारे में सच रिवील करते हुए और सच बताते हुए, जो कि मेरा ख्याल है कि एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है और हमें से सीखना चाहिए कि यार हम कहाँ खड़े थे। लेकिन यस जब भी मैंने लोगों से ये बात किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये आप पहली बंदी हैं जिसने कि मुझे इतना ट्रूली एंड ऑनेस्टली ये बात बता दी है कि मैं कैसी थी और मैं क्या सोचती थी, और या मैं बच्चों को कैसे देखती थी। और लेकिन इसके बरक्स मैंने लोगों को ये देखा कि जब भी उनसे ये उनको माजी या पास्ट के बारे में कोई बात कही जाए, तो वो स्ट्रेट अवे मतलब उस पर ही एग्रेसिव हो जाते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं। नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो ऐसे नहीं थे, और इस तरह की नहीं, चीजें। लेकिन मैं तो ऐसी थी। हम्म। और पता भी तो उसी को ही चलता है, यानी कि ग्रोथ की निशानी तो यही है कि आप अपने पास्ट और उसमें फर्क देख सकें ना प्रेजेंट में। ऐसा सब तब कर सकते हैं जब आप ऑब्वियसली अवेयर हों। पहले आप क्या थे, अब आप क्या हैं। इसीलिए जो लर्निंग का जर्नलिंग, कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी पिछली ग्रोथ को जानते हो, पिछले कॉन्सेप्ट को जानते हो, फिर अगले को जानते हो। अच्छा, तो उनका उनका ये ख्याल है, वो भी यही समझती हाँ, थी लेकिन कि ऐसी अब है। अब वो क्या कहते हैं, अब अब उनको अबिहा कितना तो वो अबिहा तो बहुत बार कह चुकी हुई है, क्लेम कर चुकी है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है कि आप जो मर्जी जर्नी कर रहे हो लेकिन अगला बंदा भी वो कहे। बहुत टाइम इस बात में लगा है, लेकिन जब उसने अब खुद भी काफ़ी चीज़ों में उसने कहा है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर क्या रही कहा? थी। कोई एक आध कमेंट बताएं कि क्या कहा है। कोई एक आध कमेंट अब इससे ऐसे लगेगा कमेंट ही नहीं है, खैर बहुत सारे कमेंट्स करके मुझे सोचने दें। ओके, बहुत तारीफें करती है वो तो अब आपकी, हाँ करती एडमायर है। करती है। लुक अप तो वो आपको हमेशा से ही करते थे, बल्कि सारे ही हाँ, फैमिली के लुकअप बच्चे करते सभी थे, करते हैं। हाँ। हाँ, एक्चुअली लेकिन ये कि आपने अपने कजन्स के साथ जो इतना बड़ा जमघटा जम्मे गफीर था, उनके साथ तो कभी इस तरह का बुरा बर्ताव नहीं किया। रूट करती थी कभी कभी। वो तो मैं थी वैसी थोड़ी हाँ, ना, थोड़ी एकदम से, कोल्ड। हाँ कोल्ड भी, और समटाइम्स थोड़ा सा, हाँ वो क्या, मैं प्रॉपर नहीं कह सकती इतना वर्ड में, लेकिन कि वो हम नहीं उम्र हुई तो पीछे तो जो 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 यानी कि नहीं तो मैंने बताया ना, अब मैं कितनी बार, लेकिन सही बात है। मैं बताऊँ क्योंकि उनके साथ मेरे कोई मफाद अटैच नहीं थे, मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं था। मेरे उनके साथ कोई, वो मेरे साथ रहते नहीं थे। थोड़े से के लिए मिला, ठीक है, हो गया ख़त्म। सही। लेकिन अब तो वो डिफरेंट है, अब तो मुझे हर बच्चे में हर चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो कंप्लीट 180 हो जाएगा वह। लेकिन अब हाँ, खैर हम कह रहे थे बिया क्या बोलती है। आप अब तो हर बच्चे को देख रही होती हैं। हाँ, अच्छा, तो बिहा के कमेंट्स आप क्या बता रही थी। अब यहाँ के कमेंट्स ये कि पहले तो मैं वर्ड्स की भी बहुत ज़्यादा वो थी, क्रिटिकल तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन हार्श, रूड, बुरी, इससे ज़्यादा थोड़ा सा एक और स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ होना चाहिए, इस तरह थी। तो मैं हर एक को इस तरह बोलती रहती थी, हर बात पे कुछ ना कुछ बुरा, नेगेटिव स्ट्रोक्स देती रहती थी। यस, और फिर मैं चीज़ें भी नहीं शेयर कराती थी, और मैं कमरे से निकाल देती थी, और जो भी चीज़ है मुझे बस होता कि बस मुझे मिल जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको ना मिले तो खैर है। नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है ये था कि मैं ना, लेकिन हमेशा से ना बस गलत नहीं होना चाहती थी किसी भी चीज़ के बारे में। तो जब मुझे पता चला इस चीज़ के बारे में मैं गलत हूँ, यानी कि, तो फिर मैंने कहा कि यार ये नहीं हो सकता, मतलब मैं ऐसी नहीं होना चाहती। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो जैसे इसके बारे में पता चला, हाँ, जैसे ये तो बहुत पहले ही था जब मुझे ये सब कुछ का कोई आइडिया भी नहीं था। तो मैं बिहार लोगों को कहती रहती थी, जैसे हम लोग को पेंडू बोलते थे, तो हमें पेंडू का मतलब नहीं पता क्या है, बस एज अ वर्ड, ठीक है। तो फिर अम्मा कहती हैं पता नहीं उन्होंने ऐसे कुछ बोला कि इसमें क्या बुरी बात है क्या। तो मैंने कहा अब मैं बस उसको एज अ वर्ड बोल दी थी, मुझे उसका लिटरली मतलब नहीं होता। मामा से जाके पूछा तो मामा ने कहा जो गाँव में रहते हैं, पेंड में रहते हैं। तो मैंने कहा, उसके बाद फिर मैंने इस लफ्ज़ को कभी भी उस तरह यूज़ नहीं किया। अच्छा, क्रिटिकल तो मैं अभी भी हूँ, और क्रिटिसाइज़ तो मैं अभी भी करती हूँ, ठीक है। ये तो बिया भी कहती है, आशिर भी। लेकिन यानी कि मेरे ख्याल में कि वो, फिर मैं चाहती हूँ कि मैं एक थोड़ा ये मैं सही नहीं समझती, इस तरह मैं बिया को मोटी कहती थी, ठीक है। तो जब मुझे ये बात जब मुझे ये गलत लगना शुरू हुआ कि यार ये थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं करना चाहती। हाँ, और जो चीज़ लोग, उसकी रीज़न क्या लगी आपको, मोटी कहने में आपको क्या लगा कि क्यों कहना ये गलत है। मोटी कहने में मुझे क्या लगा, आपको क्या लगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्रिटिसिज्म उन चीज़ों के बारे में करना चाहती हूँ, या मुझे गलत वो चीज़ें लगती हैं जो बंदा अपने आप बारे में यानी कि जो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट हो, जो वो चेंज कर सके।
जो जो उसकी कैरेक्टर जो उसकी कंट्रोल में हो, जो उसकी कंट्रोल में चीज़ हो, उसमें मैं 100% क्रिटिकल हूँ। ये बात मुझे समझ में आई। और फिर जो चीज़ें चीज़ों के बारे में एक पर्सन ही टोटली है, ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर दैट। यस, उससे मैं उसी वक्त पीछे हट गई। और इसी तरह डिफरेंट और छोटे छोटे वर्ड्स, ये तो जब मुझे कुछ वो लिटरली बिल्कुल किसी चीज़ का आइडिया नहीं था, तब भी मैं ऐसी थी। उसके बाद फिर हालांकि मुझे इतनी बुरी आदत थी इस बात की, मैं मोटी बोलती थी, भैंस बोलती थी, इस तरह की चीज़ें। बचपन की बात है, ये 3-4 क्लास की, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला तो फिर उसके बाद मेरे लिए इतना मुश्किल था कि जब मैं लफ्ज़ बोलते बोलते मेरी इस तरह के लफ्ज़ निकलते थे, क्योंकि मैं अंदर से तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहती थी, लफ्ज़ इतनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरी। तो फिर जब मुझे पता चला तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अपनी वोकैबुलरी को उस डोमेन में स्ट्रॉन्ग किया जिधर मैं करना चाहती थी, यानी कि क्रिटिसिज्म सही तरीके से मैं करना चाहती थी, इन चीज़ों के बारे में नहीं। और वो कैसा लगता है फिर जब वो कहती है कि बहुत हमारा बहुत ये करती है, नहीं हमारा अंडरस्टैंडिंग है, हमारा एम्पैथेटिक है। हाँ। और तो अब कैसा लगता है? अब तो उसने मुझे इस बार रिसेंटली तो एम्पैथेटिक लिसनर, रिलायंट एडवाइज़र और पता नहीं किस किस किस्म की पॉजिटिव ट्रेड्स बताई थी, जो वो पहले वाली मायरा से कंप्लीट ऑपोजिट है। हाशिया का केस तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन चीज़ों में वो भी मानता है कुछ चीज़ में। जब आप अपने बारे में ऐसा बहुत अच्छा फील करती हूँ और बहुत अकम्प्लिशमेंट फील होती है। सही। एंड व्हाट अबाउट हाशिया? No, but सफीना फिर ज़्यादा वाली वाइफ आ रही है। बाकी बच्चे भी क्या आगे रोते हैं आपके पॉडकास्ट में? छोटे बच्चों को तो रोने का नहीं पता होता, मैं रो रही होती हूँ। मुझे आ रहा होता है, लेकिन शुक्र है मुझे उस वक्त नहीं आ रहा होता। अच्छा, बाद में उनको मामा को बताते बताते वो होता था। हाँ वो तो मुझे तो कुछ बच्चों का सुनते सुनते भी आया था, सुनते उनको बताते बताते आ रहा था कि यार बच्चों को मतलब कोई। वो इससे एक और चीज़ मुझे याद आई है रोने से, कि पहले तो मैं अपने आप को बड़ा इस बात पे वो करती थी कि यार जितनी भी मैं जो भी बुक पढ़ लूँ इमोशनल ट्रेजेडी है, वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी सीन में कभी भी नहीं रोती। और अब भी आगे यानी अब तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं इस बारे में कहती भी हूँ कि जिसके कि पूरी ज़िंदगी जो मैंने इमोशंस यूज़ नहीं किए या इन सिंक नहीं थी या सप्रेस किए, तो अब जैसे नॉर्मल लोगों से ना ज़्यादा ही मुझे कुछ रोना आता है। कोई रैंडम सीन होता है और मुझे रोना आ जाता है, जिसमें कुछ सैड भी नहीं होता, जो मुझे ऐसे कोई लिंक दिमाग में बन जाता है, रोना आ जाता है। Now come towards the parents. Yes. Okay. Okay. अच्छा तो पहले आपने बताया कि अपने बाबा के बारे में क्या बेस्ट बातें क्या लगती हैं और क्या बातें बेस्ट नहीं लगती हैं, और उनके पेरेंटिंग स्टाइल पे कमेंट करें, और फिर हम मामा की तरफ चलेंगे। ओके, बाबा के बारे में बेस्ट मुझे बहुत सारी बातें लगती हैं। एक तो वैसे ही मुझे मतलब वो अगर किसी और के बाबा होते तो मुझे लगता है मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस होती। मैं ये कह रही थी कि हाँ, अगर मुझे लगता है वो किसी और के भी अगर बाबा होते तो एज अ पर्सन भी मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस होती, और एज अ पेरेंट भी। तो एक तो मुझे सबसे सुपरफिशियल तो ये कि ओवरऑल जो उनकी पर्सनैलिटी का एक ऑरा टाइप है ना वो, और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो कि मेरी से उनकी कंप्लीट ऑपोजिट है। जैसे मैं अगर कोई बात सुनते हैं और तो वो बस समझ लेते हैं अगर उनको सही समझाओ, और फिर वो बस कर लेते हैं। तो बीच का उनका कोई प्रोसेसिंग टाइम एज सच कोई नहीं है नॉर्मल ह्यूमन जैसा। और 5 साल में चेंज कर लिया। तो ये बात आपको उनकी सबसे अच्छी लगती है? सबसे अच्छी बातों में से लगती है, और ये सबसे अच्छी भी लगती है। और उसके अलावा डिसिप्लिन वगैरह उनका, फिर हम सबसे बहुत डिफरेंट है बाकी सब फैमिली में मेम्बर्स से। उठना जागना, टाइम वर्क को इम्पोर्टेंस देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आर्मी कल्चर के अंदर भी तो वही मैं अभी इसकी बात कहने लगी थी, चाहे जहाँ से भी आई है। लेकिन मुझे वो इम्प्रेस ही करती है फ़िलहाल। लेकिन आर्मी कल्चर के अंदर भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आर्मी कल्चर के अंदर है, ऑब्वियसली आ जाती है, लेकिन सबके अंदर नहीं आती। बहुत सारे लोग फिर भी कैजुअल रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको यानी कि ये कि अब जिस तरह मैं कह रही हूँ ना कि वो जो बात समझते हैं सही उसको कर लेते हैं। तो आर्मी कल्चर ने सबके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश की और उन्होंने उनको हाँ अडॉप्ट कर लिया।
सही। तो और इस तरह की सब चीज़ें, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब चीज़ें। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना वाइडर सर्कल बनाना, यानी कि वो इस तरह भी कर सकते हैं कि हम बस अपने लिए मैक्सिमम अपने बच्चों इमीडिएट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों इतना वो समझा हुआ है कि अपने इमीडिएट फैमिली से ज़्यादा भी ये यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या उन्होंने फिर लोगों फैसिलिटेट और अकोमोडेट करने के लिए सिर्फ करीबी फैमिली मेंबर्स को नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक के लोगों को चुना हुआ है? दूर दूर के लोगों को तो वो अकोमोडेट करते ही हैं अच्छा। एज अ अकोमोडेशन, ठीक है। लेकिन करीब भी उसमें भी अपने सर्कल में भी वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। अच्छा। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ जहाँ के आपने करना ही है आपके, यानी कि आप इसको ज़रूरी समझते हैं। ये बात जो मुझे उनकी नोटिसेबल बहुत लगती है, अच्छी बुरी उनका अच्छी बहुत लगती है फ़िलहाल, लेकिन मैं जो इसके बारे में थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ कि वो क्या है, कि वो क्यों है। अच्छा। स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हर चीज़ों में जो कि इतनी नेचुरल नहीं है। ओवर स्टेबिलिटी कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बिहेवियर्स में, पैटर्न्स में, टाइम टेबल में, इमोशंस में, या फिर रिएक्शंस की लिमिटेशंस में, कम से कम कितना आपको फ़र्क, यानी कितना आप रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना करते हैं, वो रेंज ही कम है। सही सही। तो फिर इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदे भी हैं, काफ़ी नुकसान भी हैं। अगर आपके बाबा से पूछा जाए कि पूरी तो मैंने आपके बारे बताई में नहीं। बेस्ट किया है तो वो आप क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? हाँ, किसके बारे, उनके बारे में? हाँ, आपके बारे में। मेरे बारे में बेस्ट वो कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल। हाँ, इंटेलेक्चुअल या रिस्पॉन्सिबल, ये कहेंगे अपने बारे में सिर्फ। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। मैं ये बोलने वाली थी, आपने लॉक करा दिए पहले से ही। अच्छी मैं भी और ऐड करूँगी कि वो जिस तरह बोलती ना फ़ौरन करने वाला, उसका यानी कि मुझे उसका बहुत ज़्यादा हमेशा से मुझे ऐसे लगा है जैसे कि ना कोई कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कि यानी कि इस सेंस में कि अगर मुझे कोई चीज़ गलत लग रही है तो अब ये नहीं कि वैसे होती रहेगी। एक बार मैं अगर बाबा को समझा दूँगी तो वो चीज़ सही हो जाएगी, या वो बल्कि मैं ये भी कह सकती हूँ वो ख़त्म हो जाएगी। को अगला बंदा कोई और तो अगर हो तो आप उसको समझ आ जाइए, वो एक्सेप्ट भी करे, वो उसमें काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन बाबा को जब मैंने जहाँ जो चीज़ मुझे लगता है कि मैंने उनको लॉजिकली समझाई है, उसका कोई ऐसे आप कहते हैं ना, जैसे स्टेट के बारे में कहते हैं कि सिस्टम एक्टिव है, आप स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो आपके लिए कुछ कर सकती है, सेफ फील होता है आपको। एड्रेस करवाएंगी, कर लेंगी तो वो बस रिजॉल्व है। हाँ, तो फिर मुझे लगता है बाकी शायद फिर वही बाकी जो मैं ट्रांसलेट करता है कि मुझे लगता है कि वैसे ओवरऑल भी जो मसले हैं मेरे साथ या दुनिया के साथ, जो मैं अगर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कुछ हो सकता है उसके बारे में। राइट। मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ ठीक है। क्या बात है, आप कुछ नहीं? बहुत सारी है वो भी। उसमें ये है कि उनका बस बहुत कम है, जैसे मैंने कहा था ना स्टेबिलिटी, और वो रेंज कम है, तो वो उसमें उसके जो नुकसान हैं कि वो ज़्यादा देर वो बातें नहीं कर सकते, ज़्यादा निटी ग्रिटी डिटेल, अटेंशन टू डिटेल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ब्रॉडर चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है कि फिर वो उसकी कभी भी ग्रास रूट लेवल पे जाना, उसकी डिटेलिंग में नहीं गए। तो मेरा बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट है, तो वो थोड़ा सा वो होता है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा का अपने प्रिंसिपल्स पे कम्प्लीटली पक्के हैं। ये बुरी नहीं लगती मुझे बात, लेकिन थोड़ी सी वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में ना वो बिल्कुल बहुत ईजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, लोगों से या चीज़ों से। इसके एग्जाम्पल देखिए, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने कोई फ़ोन लेना है, घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, कुछ इस तरह की चीज़ है, ठीक है, तो वो उसके बारे में उनको अगर आइडिया नहीं है, तो अगर उनको कोई एक बंदा कहेगा यार सर आप ऐसे कर लें, मेरे ख्याल में ये वाली जो हेबल है ना ये बहुत बेस्ट है, तो उसमें ये है, इसमें फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, तो कहेंगे हाँ ये बंदा सही कह रहा है। कुछ चीज़ों में मैंने कहा है जो मेन प्रिंसिपल्स आंसर था उनको कोई हटा नहीं सकता, जो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं। वो तो फिर मोरालिटी का प्रॉब्लम है ना, मोरालिटी के प्रॉब्लम में इशू नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों में इसका ये तो नहीं, लेकिन वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, वो आपको इफेक्ट कर सकती हैं। मोरालिटी में कोई नहीं ला सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जो बाकी अंदर एक वैसे ही फियर होता है, हाशिर बिहा मामा बाबा, जिन लोगों के बारे में जो फ़र्क पड़ता है ना कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कोई गलत फैसला नहीं होना चाहिए। और मामा के बारे में क्या कहेंगे?
मामा के बारे में जो अच्छी चीज़ें लगती हैं वो बहुत सारी हैं। उसमें भी यही है क्योंकि मुझे तो मामा पापा दोनों बड़े एल्डेस्ट सिबलिंग्स हैं ना, तो उनकी वो चीज़ बहुत ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। उनसे उससे मैं ब्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है। और उसको मैं लेना चाहूँगी भी अपने अंदर भी कॉन्शियसली, उनके अंदर जैसे भी आई है। तो उसमें भी यही है, मामा की भी ब्रॉड सर्कल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लोगों के ऊपर होती है, लेकिन कुछ लोग उसे बहुत तंग होते हैं, या फिर अगर उनको मौका मिले तो वो कहेंगे कि यार छोड़ो। तो मुझे लगता है उनका इस तरह नहीं है। और सेम वही फैसिलिटेशन अकोमोडेशन मतलब उन दोनों का सेम है, इसलिए वो उसमें ज़्यादा सही कर भी पाएंगे, इतना उनका ओवरलैप करता है ये वाली चीज़। उसके अलावा मामा की स्किल्स, मुझे मामा की जिस तरह रेंज ऑपोजिट टू बाबा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चाहे वो रीडिंग हो, इंटेलेक्ट हो, प्रैक्टिकल स्किल्स हो, कुकिंग हो, कारपेंट्री, स्क्रू ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन, हर चीज़ें हो, कोई भी चीज़ें हो। तो जैसे कि कुछ लिसनिंग कॉन्वर्सेशंस, बच्चे एम्पैथी, इंटरेक्शंस, तो उनकी वो रेंज, उनकी विजिटिंग पीपल, पिकनिक्स, मैनेजमेंट, लीडरशिप, और यानी कि आप कह सकते हैं ये चीज़ वो चीज़ है जिनमें कोई एक बंदा बस उसके आगे ही बस एक फुल होता है ना उसमें, बस फिर वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकता, स्पेसिफिकेशन में होता है। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी एक अबव एवरेज टाइप है। तो यानी जो उनकी एक रेंज है ना, वर्सेटाइल रेंज ऑफ स्किल्स, सुघड़ापा टाइप चीज़ें। सही। और उसके अलावा ईजीनेस टू टॉक टू, यानी ऑब्वियसली उनके जो भी अगर जो मसले होते हैं, लेकिन आप फिर भी बात कर लेते हैं किस, यानी जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं बात करने में, चाहे आप जिस जो भी पहले हुआ हो। बट अच्छी नहीं लगती वो भी बहुत सारी हैं। अच्छा, जो कि वही डांटना वगैरह, एक्सेसिव रिमार्क्स, डांटना, टोन, हार्श चीज़ें जो मेरे अंदर भी हैं और थी। और सजेशन क्या देंगी इम्प्रूवमेंट के लिए? एक सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए दूंगी कि कोई फ़ायदा नहीं, तो बहुत सजेशन दे चुकी हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ऐसा कोई है नहीं जिसका मैं सोच सकूँ कि वो कोई फ़ायदा होगा, फ़ायदा छोड़ो, फ़ायदा उन्हें होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई सजेशन ही नहीं है जो मैंने ना दिया हो। लेकिन कोई नया सजेशन, लेकिन आज पता चले कि एक ऐसी सजेशन है जो आप देंगी और बस वो मामा की फ़ौरन ठीक हो जाएगी। नहीं ये हो सकता है ना असल में मामा का जो मेन इशू है ना, वो है कि बात, यानी कि अब मेन कोई चेंज करने का बात, अपनी जिन चीज़ों से वो अटैच्ड है उसके बारे में, बिलीफ, हैबिट, तो फिर कुछ हो ही जाता है। तो एंड लास्ट कमेंट अबाउट द पेरेंट्स एंड द फैमिली नाउ एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ, दैट व्हाट डू यू फील, व्हाट पेरेंटिंग स्टाइल दे आर प्रैक्टिसिंग और यू गाइस? आई वुड से कि बहुत सारे मिक्स हो चुके हैं। सही। ठीक है, उनकी मैं कहूँगी कि इंटेंशंस फुल गुड है, लेकिन उन्होंने कोई मतलब कि एक ओवरऑल अच्छाई वाला पेरेंटिंग स्टाइल, कंट्रोलिंग पेरेंटिंग स्टाइल, जहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहे वहाँ पे परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, जहाँ पे याद आया है वहाँ पे थोड़ा सा नया या प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग स्टाइल, और फिर जहाँ पे थोड़ा सोचा है वहाँ पे बात करके, कम्युनिकेशन करके पेरेंटिंग स्टाइल। तो वो बहुत ज़्यादा सोशल स्ट्रक्चर हायरार्की में सक्सेसफुल होना पेरेंटिंग स्टाइल। राइट। ओवरऑल अपनी फैमिली के बारे में क्या कहेंगी? कजन्स हैं, खालास हैं, मामूस हैं, चाचूस, फूफूस हैं, सिग्निफिकेंट बात है, कोई सिग्निफिकेंट नोट? ओवरऑल फैमिली के बारे में मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पे तो मामा की साइड की फैमिली और उस साइड की भी फैमिली, मेरा ख्याल है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कि एक बंदा है वो, जो लोग होते हैं वो बस पैदा हुए, स्कूल गए, ये वो गए, फैमिली वाला रोल है और वो आगे चले गए। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी फैमिली है वो ऐसी है कि हर बंदा कोई भी अनकॉन्शियसली बस आराम से बगैर जाकर वो गुजर नहीं पाएगा, किसी ना किसी सेंस में आपको वो हर वक्त ग्रो करवाते रहेंगे। इसका हमेशा मैं मतलब हम ग्रेटफुल ही रही हूँ और हूँ। 100% फुल टाइम एन्जॉयमेंट, एवरीवन इज़ अ, मतलब मैं कहूँगी कि हर कोई मेन कैरेक्टर है, किसी के अंदर भी कोई पर्सनैलिटी की कमी नहीं है। कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ? सारे प्रोटैगनिस्ट हैं, यस, बेस्ट। तो बस ये बात है, बस सारे कोई ऐसे नहीं है कि
मतलब कि सारे ही चैलेंजिंग हैं, दूसरों को चैलेंजेस देते हैं, खुद चैलेंज होने के लिए तैयार हैं। तो बस इससे ज़्यादा यही ग्रोथ की एनवायरनमेंट होती है। एनी 3 इंटरेस्ट्स जो आप बहुत करना पसंद करें? रीडिंग के अलावा करती हैं? हाँ, रीडिंग के अलावा। रीडिंग के अलावा म्यूज़िक सुनना, और उसके अलावा उसमें फिर म्यूज़िक सुनने के साथ मैं कह देती हूँ हर तरह के अच्छा मीडिया कंज्यूम करना। राइट। वही स्टोरीज जो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट की गई हों किसी भी मीडियम में, उसमें फिल्म्स, ड्रामास, पाकिस्तानी ड्रामास, के ड्रामास, वेबटून्स, कॉमिक्स, मूवीज़, हर चीज़ आ सकती है उसमें। मैं किसी भी इसमें वो नहीं हूँ। Okay. उसके अलावा इंटरेस्ट में है राइटिंग। फॉर्मली तो मैं कहूँगी नहीं, लेकिन कम से कम अपनी जर्नलिंग में डिफरेंट लोगों को बस ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना, उनको देख देख के यार क्या सीखा, इनका सोचा ही नहीं था। हेल्थ के बारे में कॉन्शियसनेस कितनी है, क्या है, और हेल्थ को किस तरह देखती हैं, कितना है? पर पे तो मैं कम हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में फ़र्क पड़ता है। आप लेकिन हेल्थ इश्यूज काफ़ी सारे रहे हैं, रहते भी हैं। यस। तो आपको रीज़न क्या लगती है, और आपकी इसमें कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है, नहीं हुई है? इसकी रीज़न है पुअर हीटिंग हैबिट्स, लेथार्जिक लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो, ये इसकी रीजंस। और क्या वो क्या है, एम्स गोल्स क्या है कभी इसमें? गोल्स हैं है तो सही, अभी एक्टिव प्रायोरिटीज़ में मेरे ख्याल में अभी तक क्योंकि नहीं आई, जिस तरह बाकी पिछली 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, तो इसलिए फिर इसके ऊपर भी इतना कोई ख़ास काम नहीं शुरू हुआ। के तौर पे बेस्ट फ्रेंड नो वन, अंडा। बेस्ट फेवरेट पर्सनालिटी? टीवीओ में से पर्सनालिटी आपकी, बाबा की, मामा की। वाई दे आर फेवरेट? क्योंकि इन तीनों लोगों को मैं आइडलाइज करती हूँ। जो प्रिंसिपल्स या जो गोल्स मैंने अपने लिए कॉन्शियसली सेट किए ना, उन्होंने उनको किसी न किसी हद तक रियलाइज़ किया है, तो मैं उनको लुक अप करती हूँ और वैसा बनना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में माँ बाबा का तो मैं ना मेनली कर चुकी हूँ डिस्कस पेरेंट्स वाले क्वेश्चन में, तो सो भी खाला का मैं कर देती हूँ। ये है कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह होता है ना, एंजाइम्स के चैप्टर में मैंने पढ़ा था, एंजाइम्स ने अपना काम करना होता है, डाइजेस्ट कराना होता है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो उसमें कैटलिस्ट होता है, वो काम तो हो ही जाना होता है जैसे भी कभी जितना वो थोड़ा बहुत, या वो ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। अगर वो फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं तो वो चीज़ हो जाती है, लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, उसको डायरेक्शन दे देता है, स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को, कैटलाइज कर देता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल में कि आपने ना इस मेरी तो ग्रोथ हुई है जिन जिन चीज़ों में, उसमें कैटलिस्ट का रोल अदा किया है, प्ले किया है, इस सेंस में कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल था मेरे अंदर अगर, या कुछ स्किल थी या कुछ वो था, लेकिन उसका कुछ हो नहीं पाता, अभी भी उसका कुछ इतना हो नहीं पा रहा। कैटलिस्ट भी क्या ही कर सकते हैं अगर इतने वो मुश्किल सिचुएशन हो। लेकिन खैर जो भी जितना भी तो है, उसमें मेरे ख्याल में आपने कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है, इस सेंस में कि मतलब स्पीड अप, एक होता है ना धक्का लगा रहे हैं कार्ट के ऊपर अप हिल, तो उसमें थोड़ा सा एक अप बूस्ट टाइप के लिहाज से। कोई मिसाल एग्जांपल? एक तो ये कि जैसे मुझे ये ना होता है ना कि सबसे पहले मुझे होता है किसी भी चीज़ में कि मुझे समझ आ जाए, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, ठीक है, उसमें मैं फंस जाती हूँ यूजुअली उसमें ही। उसके बाद प्रोसेस मेरा करने का स्लो है, लेकिन सबसे पहले मुझे यही चाहिए होता है। तो उसमें जहाँ भी किसी भी चीज़ में थ्योरी का ही मुझे इशू होता है सबसे ज़्यादा, तो वो जहाँ भी मुझे थ्योरी के अंदर जो भी कभी क्वेश्चन आए ना, तो उसमें मुझे ऐसे लगा जैसे एक रियल लाइफ ना कोई सर्च इंजन टाइप है, जिससे मैं काफ़ी हद तक लॉजिकल आंसर जिस तरह का मुझे चाहिए, समझने में हेल्प चाहिए, वो मैं ले सकती हूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि काफ़ी स्कैटर्ड, मैं कहूँगी कि मेरा जो भी चीज़ें होती हैं, आइडियाज़, बात, दिमाग में सेंस, चीज़ें वो बहुत स्कैटर्ड होती हैं। तो मुझे कभी मैंने मामा लोगों से भी बात की है ना, तो उनको इतना ख़ास नहीं समझ आता कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है इन चीज़ों का, क्या कहना चाह रही है, या ये क्या आइडिया है, या जो भी चीज़ है, ठीक है। और वो मुझे ख़ुद भी नहीं समझ आ रही होती, मुझे खुद कुछ सेंस होती है कि क्या हो सकता है, मैं बता सकती हूँ अगर किसी ने ठीक अंदाज़ा लगाया है, लेकिन मुझे इतना वो नहीं होता कि मैं इसका पता लगा लूँ। तो इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में जो मैंने सीखा, जो मैंने सारा कुछ कहा कि मैंने एम्पैथी वगैरह के कॉन्सेप्ट, ये तो एक बहुत ब्रॉड चीज़ है ना, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे
डे टू डे के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में ये चीज़ें हुई थी। तो उन सब में मैं कहूँगी कि मेरी थियोरेटिकल क्लैरिटी के में वो बूस्ट का जो रोल है वो सारा छोटे छोटे मसलों में। बाकी तो कोई अगर किसी के अंदर इंटेलेक्ट हो भी तो इस सेंस में उसको सीरियसली लेता है कि अच्छा इसमें क्या है ना, कि मैं कितनी बार एक ही चीज़ की कन्फ्यूजन क्लियर करूँ, या हल्की सी डिफरेंट सिचुएशन है वही बात है, लेकिन मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ। ठीक है। और वही बाकी वही चीज़ें काफ़ी सारी जो हर एक को ही लगती हैं, वो ये है कि रेडीनेस टू लिसन, कि अगला बंदा कम से कम आपको फील होता है पहली बार कोई एक्टिवली सुन तो रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। ये बहुत आधी चीज़ तो इसी से ही बहुत सारी फ़ायदा हो जाता है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये है कि हाँ, मैंने इसके बारे में कोई इतना वो नहीं लिया हुआ ख़ास, मैं कहूँगी एक्शन, कभी मैंने इसके बारे में कुछ किया नहीं है, लेकिन आप इस तरह कभी कहती हैं या बीच बीच में कि मेरे अंदर कोई पोटेंशियल है या मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मेरा क्या सोचा हुआ था शायद, लेकिन छोड़ो। लेकिन इस तरह तो जो भी हो, अगर मैं थोड़ी सी लॉस भी हो जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी। खैर, तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं काफ़ी ऐसा होता ही भी है, मेरे साथ यही होता है बल्कि कि मैं कुछ ना कुछ करती हूँ फैसला, लेकिन मैं फिर से लॉस्ट हो जाती हूँ। लेकिन उसको रीफ्रेज करके दोबारा सुनो तो यार एक सेकंड, यानी शिप्स वगैरह होती हैं, वो जितना भी दूर हो कोई लाइट शाइट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, डायरेक्शन कुछ नहीं होती, तूफान आ रहा होता है, लेकिन एक वो लाइट हाउस तो बीकन, तो उसकी तरह होता है कि आपको कुछ ना कुछ पता होता है कि यार जो भी है आपको एक हल्की सी होप होती है कि मैं फिर भी एट सम पॉइंट में वापस से सही हो सकती हूँ, राइट उस पर आ सकती हूँ, लेकिन फिर आप घूम जाते हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये भी सोचती हूँ कि इस तरह भी ना होता तो फिर तो बिल्कुल ही कुछ ना होता। ये है ये फेवरेट स्पोर्ट्स बुक तो एक तो नहीं मैं बता सकती। फ्यूचर हाँ सही कर लें तो फिर आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। मेरे लिए फिर ये मैटर करता है कि आप सही पाथ पे प्रोसेस में, कि तो इतनी हैबिट्स कोई हैं ही नहीं, सारे रोज़ कुछ नया करते हैं जैसे उम्र के अंदर है। रेडीनेस टू डू मूव परफॉर्म एक्शन। ट्रॉमा और फेल। आप मायरा ही अपने आप को कह रही है, क्या कहेगी? मायरा ये चेंज करो अपने अंदर। मैं कर रही हूँ BS इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम NTU। और व्हाट? नहीं, मैं तो कहूँगी कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं थी। हाँ, मैं तो कहूँगी कि मैंने इस डिग्री को चूज करना अर्न किया है बहुत मुश्किल से। Right. Class fellows and the other university fellows, have they really selected by this thought process and they are passionate about their subject? आप कह सकते हैं कि बस बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को। What you have read about the history of the Pakistan and the other countries in the IR? मुझे पता है कि एज ए PTI सपोर्टर, क्योंकि मैं थी, कैसे लिया जाता है कि ऐसे लगता है कि मैं इमरान खान को और नवाज शरीफ को या बाकी लीडर्स को इक्वेट कर रही हूँ या कंपेयर कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेवरेट सब्जेक्ट्स मेरे IR में काफ़ी सारे रहे हैं। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान थी और थ्योरीज एंड अप्रोचेस टू IR, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और अभी फ़िलहाल RM रिसर्च मेथडोलॉजी। हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। मेनली जो मैंने इसमें सीखा है वो यही है क्योंकि हमारी कोई कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी कभी भी नहीं रही, और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि डिटर्मिन करती है आपके बाकी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, वो हमारी लीडर्स की लाइक्स डिसलाइक्स मूड्स स्विंग्स के ऊपर चेंज होती रही। और से ठीक है। So don't you have any fears about your future and career and scope and job? I do have a lot of fears। इसलिए भी क्योंकि पहले कोई मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था
अच्छा। कि मैं सही मार्क्स लेती थी, तो वो एक्सपेक्ट करते थे कोई इस टाइप की फील्ड में जाए जो उनको लगता है कि जो सही मार्क्स लेते हैं। बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे, जिस तरह इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनकी क्या सिस्टम मैकेनिज़्म प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या होने चाहिए, क्यों ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उसी तरह मेरा सोसाइटल या कम्युनिटी लेवल पे भी था। अब ये बच्चों के मसले हैं तो अब, लड़की और लड़कियां है बच्चे तो भी सही, हाँ, लेकिन उस अब वो हो रहे हैं, दोस्तियां भी हैं, सोशल भी हैं, फिर इंस्टा ये वो सब चीज़ें, हाँ, फ़ोन व्हाट्सएप नंबर से एक्सचेंज हो रहे हैं, तो अब ये ग्रुप सब कुछ चैट्स, है। जीसीज, अब ऑनलाइन लेकिन ऑफलाइन। इसमें द थिंग दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पेरेंट्स आर टोटली अनअवेयर ऑफ ऑल दीज इश्यूज। ठीक है, उनको लगता है उनको मेरी कोई बच्ची और ही साइड पता है, असल में कुछ और ही चल रहा और होता पता है। है, बच्चे उधर पसंद करके आई लव यू भी कर चुके होते हैं, आई और लव यू से बच्चे तो जो बहुत से ज़्यादा। वो माँ बाबा बाबा जो से वो बच्चों के मुंह में अंडे डाल रहे होते हैं। कार्ड लेजेंड का मैं प्ले करना नहीं चाहती हम्म अब। हम्म अपने लिए तो मैं करती हूँ, फिर कुछ लोग तो देखने समझने रेड फ्लैग्स होने के बावजूद भी इग्नोर कर देते हैं। तो सो गर्ल्स आर मोर डेस्परेट और द बॉयज आर मोर इन्फेंटाइल। इक्वली आई वुड से डेस्परेट। देखना क्या है ये, मतलब मुझे रील सीखना रील्स ये देखना, शॉर्ट्स देखना, डिस्ट्रैक्शन है, टिकटॉक ये ठीक है। क्यों, मतलब इतना क्या देख रहे हैं, मतलब क्या है, देखे आप एक देखे मीडिया देखे। से एंगेज भी कर रहे हैं, उसके तो बड़े हो गए बच्चे, मुझे नहीं पता, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, फिर उसकी बेटी ने इलॉन उसको मस्क के बारे डिसऑन में। कर दिया, इलॉन मस्क की बेटी ने, मैंने जहाँ तक सुना है। हाँ उसकी बेटी ने उसको अपने बाप की हैसियत से आग कर दिया, मुझे नहीं पता। टॉपिक्स के हवाले से, बॉडी एक्सप्लोरेशन के हवाले से, और हार्मोनल चेंजिंग्स वगैरह के हवाले से बहुत ज़्यादा सप्रेशन है सोसाइटी के अंदर, और उनको बिल्कुल भी वो इसके ऊपर वोकेबलरी ही नहीं है हमारे बच्चों के पास। जिस तरह, हाँ, इस तरह की कुछ गड़बड़ आपस में जो बच्चे जो बातें तो करते हैं मामाएं उसमें सिर्फ भी यही कह कहूँगी, देती हैं, नहीं इसने कभी कुछ नहीं बताया, नहीं नहीं इसको कुछ नहीं तो क्या? और उन्होंने कभी कुछ बताया कि मेरी दोस्त से लड़ाई होगी है या मैं क्या ये तो मार बताया खा है, के आई ये हूँ, तो या बताया है। ये सब बताते हैं। जब बातचीत ही नहीं है और जब कोई वाकया हो जाए तब क्यों आपको एकदम से आके कैसे बता दे इसके बारे में। मेरे डिग्री में आने से थोड़ा इससे पहले पूरे मुल्क का ही बिलीफ ये चैलेंज हो गया था। तो ज़्यादा प्रोपेगेंडा इंड्यूस्ड नेशनलिज्म जो हमारी हिस्ट्री में है, जो हिस्ट्री बहुत पसंद थी शुरू से ही, तो मैं बहुत पढ़ती थी, और क्रिटिकल थिंकिंग तो थोड़ी थी तब, तो मैं तो पढ़ के ही इम्प्रेस होती रहती थी पाकिस्तान से। पता है, और जिस तरह की रियलिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो क्या डिफरेंट है? हाँ, 100% डिफरेंट है। कितना दिल चाहता है दूसरों को बताने का? सॉर्ट ऑफ ओपिनियंस अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। आई वुड से कि मैं पहले तो पीटीआई की सपोर्टर थी, फुल ऑन टाइप, ठीक है। तो अब मैं पहले पता क्या बोलती थी फिर चेंज हो गया है मेरे ओपिनियंस। मेरे ख्याल में सब कुछ सेम हो चुका है। न्यूट्रलिटी इन द फेस ऑफ मॉरल क्राइसिस, इससे बड़ा कोई सिन नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारी इश्यूज के ऊपर, और बहुत सारे डिफरेंट एरियाज के ऊपर बात की है। टेढ़ा है, 110% टेढ़ा है, हो रही है ना। सबसे इंटरेस्टिंग मेरा ये कैसा सवाल है? आज के लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग, आजकल लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जो मैं खुद चीज़ें पढ़ रही होती हूँ, एक तो डिग्री, अपनी डिग्री से रिलेटेड भी यूनिवर्सिटी में भी, और जो साथ साथ में चीज़ें अपनी बुक्स वगैरह पढ़ रही होती हूँ, उसमें मैं बहुत इंजॉय। मस्कारा नहीं लगाना चाहिए तो सारा in other people's life, but now you're driving in one in other people's lives. It's a दूध। क्या चल रहा है मेरी लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग? लो जी, मजदूर आ गए। मेरे ख्याल में हम आधे घंटे कैसे ही हम कर लेते हैं बस। ठीक है, कर लेते हैं, जब तक कि कोई बम का गोला नहीं गिर जाता जो अभी सिर्फ रह गया, तब तक हम कर लेते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे से पॉडकास्ट से पहले ही बहुत कुछ हो गया है, सही बहुत है, हद ही हो गई है अभी तक। सोबी खाला, ये लीनिंग टावर ऑफ पिसा है आपके पास, इनएक्यूरेट,
ना तो ये लीन कर रहा है, इतना सीधा बना हुआ ये क्या है? मॉडल्स में ऐसे स्ट्रेट ही आता है। नहीं हाँ नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप रियल हंस रही हैं पॉडकास्ट में डालने वाले, मतलब कि मैंने हाथ यूं कर दिए। खैर अच्छा खैर है।